अब इस चैप्टर में हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जो कि आपका है अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का मतलब आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी ओवरहेड हम बांटते हैं, तो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने जो भी ओवरहेड डाले, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है इन प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट है उसमें वो ओवरहेड की कॉस्ट जो आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाली है, मान लो 5000 डाली है, किसी बेसिस पे इसमें और इसमें बढ़ जाएगी और इन प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो ऐड हो जाएगी। चाहे आप प्रोडक्ट बना रहे हो या इसमें कोई जॉब हो रही है या इसमें कोई प्रोसेस चल रही है, उसके अंदर वो ऐड हो जाती है। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जिस भी डिपार्टमेंट पे आपने कॉस्ट को बांटा है, अपोर्शन किया है, उस डिपार्टमेंट में जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी काम हो रहा है, उस काम की हर एक काम की टोटल कॉस्ट में, हर एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में वो ओवरहेड का कुछ परसेंटेज ऐड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब आप ने एक्चुअल में जितना एब्जॉर्ब किया है आपके जो भी प्रोडक्ट है उसने, उससे ज़्यादा ओवरहेड हो रहा है, एक्चुअल ओवरहेड। और ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जितना आपका एक्चुअल ओवरहेड हो रहा है, उससे ज़्यादा आपने एब्जॉर्ब कर लिया। तो देखो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक बार देखा था कि ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन ओवरहेड में क्या होता है, एक्चुअल रेट होती है एक, एक एस्टिमेटेड रेट होती है, एक स्टैंडर्ड रेट होती है। एक्चुअल रेट का मतलब होता है एक्चुअल में जिस रेट के ऊपर ओवरहेड हो रहे हैं। एस्टिमेटेड का मतलब होता है अनुमान लगाते हो कि इतने होंगे। और स्टैंडर्ड का मतलब होता है इतने होने चाहिए। ठीक है, सो हमें एक्चुअल ओवरहेड तो तब पता चलता है जब हमारा पूरा साल खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तब हमें पता चलता है एक्चुअल में कितने ओवरहेड हो रहे हैं। लेकिन हमें टोटल कॉस्ट उससे पहले कैलकुलेट करनी होती है। तो हम उस एस्टिमेटेड जो होती है, अनुमान जो हम लगाते हैं, एस्टिमेटेड फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जब एस्टिमेटेड आप करते हो, तो मान लो मैंने एस्टिमेट करा कि मेरे 10,000 के फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे। ठीक है, और लेकिन एक्चुअल में मेरे 12,000 फैक्ट्री ओवरहेड आए। ठीक है, 10,000 फैक्ट्री ओवरहेड आए थे, तो जो मेरे जितने भी डिपार्टमेंट थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसमें जितने भी प्रोडक्ट बन रहे थे या जो भी काम हो रहा था, उसमें जो एब्जॉर्ब किए होंगे ओवरहेड्स वो 10,000 रुपए की किए होंगे। पर एक्चुअल ओवरहेड मेरे आए हैं 12,000। ठीक है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब एक्चुअल 12,000 ओवरहेड आए, लेकिन एब्जॉर्ब कितने किए, सिर्फ 10,000। ठीक है, अगर एक्चुअल आते मान लीजिए 9,000, तो इसका मतलब होता है इसको हम बोलेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन। मतलब जितने एक्चुअल ओवरहेड आए उससे ज्यादा ओवरहेड आपने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिया, इसको बोलेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन। दोनों ही सिचुएशन को हमें ठीक करना होता है। सिचुएशन जब अराइज होती है जब हम एस्टिमेटेड फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें हम जो है एक्चुअल कॉस्ट निकलने से पहले हमें कैलकुलेट करनी हो सकती है, भी हमें सेल प्राइस निकालना है किसी भी वजह से। तो उस केस में जब हम एस्टिमेटेड फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो एक्चुअल तो हमें बाद में पता चलेगी साल खत्म होने के बाद। तो उसमें जो जो भी डिफरेंस आता है उसको हम अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अंडर एब्जॉर्प्शन कब कब आता है, सबसे पहले तो तब आता है जब आपने जो आपके असली खर्चा है, जो एक्चुअल कॉस्ट है, वो जो आपकी एस्टिमेट थी उससे ज्यादा है। ठीक है, तो आपने जो ऐड करी वो एस्टिमेटेड थी और एक्चुअल उससे ज्यादा आई, तो हम बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन, कि कम एब्जॉर्ब किया, कम जोड़ा आपने, जबकि एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है। ठीक है, एक तो इस केस में। दूसरा, मान लीजिए आपका प्रोडक्शन जो है, आपने जो एस्टिमेट किया था कि मेरे 5,000 यूनिट बनेगी, उस यूनिट हुई सिर्फ 3,000 प्रोड्यूस। ठीक है, तो कैसे होगा, जब आप पर यूनिट, जब हम फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं एब्जॉर्ब, तो हम प्रोडक्शन के बेसिस पे भी करते हैं, अगर आपको याद हो। तो मान लीजिए पर यूनिट आप एब्जॉर्ब कर रहे थे, फैक्ट्री ओवरहेड आपके 5,000। ठीक है, आपने एस्टिमेट लगाया कि मेरी 5,000 यूनिट बनेंगी इस साल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पर यूनिट आपका जो ओवरहेड का खर्चा एब्जॉर्ब होना था हर यूनिट की कॉस्ट में, वो होना था 5/5, 1 रुपए। मतलब अगर 1 यूनिट बनाने में बाकी आपको टोटल 10 रुपए लग रहे हैं, तो इसमें ओवरहेड का 1 रुपया और ऐड कर दो, 11 रुपए 1 यूनिट के। ठीक है, लेकिन आपका असल में प्रोडक्शन हुआ सिर्फ 3,000 यूनिट का। तो अब आपका ओवरहेड कैसे हुआ, ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आई अब आपकी, 5,000/3,000। बढ़ गई, बढ़ गई ना, 3 एकम 3.18 समथिंग समथिंग। ठीक है, बढ़ गई। सो इसको हम कहेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपने एस्टिमेट लगा के 1 रुपया प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में ऐड करा होगा ओवरहेड के नाम का, पर असल में तो आपका एक्चुअल ओवरहेड 1.6 कुछ 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 ये है। तो इसे हम बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन, कि आपने गलती से या आपने
एस्टिमेट की वजह से कम ओवरहेड को ऐड कर दिया। ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है अगर आपने ये एस्टिमेट लगाया था कि मेरी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होंगी और एक्चुअल में आपकी कम यूनिट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तीसरी जो केस होती है वो है आवर्स वर्कड आर लेस देन एस्टिमेटेड, मतलब जितने घंटे काम किया उससे एक्चुअल काम आपने कम घंटे किया। जैसे वो जो हम बेसिस करते हैं ना, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय में टोटल ऑफ बेस, और बेस हमारा होता है आवर्स वर्कड। जैसे वो हमने अभी प्रोडक्शन के बेसिस पे निकाला था, तो हो सकता है आपने ये अनुमान लगाया हो कि मेरे 5000 घंटे काम चलेगा। ठीक है, तो 5000 टोटल ओवरहेड है, तो 1 रुपए के हिसाब से आपका ओवरहेड निकल गया बटेगा। लेकिन असल में आपने सिर्फ 3000 घंटे काम किया, तो अब आपका ओवरहेड ज्यादा, एक्चुअल ओवरहेड आपके ज्यादा है, लेकिन आपने अनुमान जो लगाया था वो कम का लगाया था, यानी आपने कम ओवरहेड आपने टोटल कॉस्ट में ऐड करा था। ठीक है, मान लो आपके यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक में 5 घंटे काम होता है, एक में 6 घंटे काम होता है। आपने 1 रुपए का निकाला था एस्टिमेट के बेसिस पे, तो 5 गुणा में 1 और 6 गुणा में 1, इसमें 5 रुपए जोड़े आपने, इसमें 6 रुपए। ठीक है, असल में आपने 3000 घंटे काम करा, आवर्स वर्क जो है, तो ये 1 रुपया नहीं रहा, ये 1.6 समथिंग हो गया। तो यानी एक्चुअल ओवरहेड आपके कितने हो रहे थे, 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 ज्यादा आने थे, लेकिन आपने कम जोड़े। इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। तो अंडर एब्जॉर्प्शन आपका 3 वजह से हो सकता है। पहला, जब आपका एक्चुअल एक्सपेंस एस्टिमेटेड से ज्यादा आ जाए। दूसरा, जब आपने प्रोडक्शन का जो सोचा था कि इतना प्रोडक्शन होगा उससे कम प्रोडक्शन हो। और तीसरा, जब आपने ये सोचा था कि इतने घंटे काम होगा उससे कम घंटे काम हो, तो उस केस में होगा आपका अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन इससे सीधी उल्टी बिल्कुल सिचुएशन है, जिसमें आपने जितने ओवरहेड अनुमान लगा के जोड़े थे टोटल कॉस्ट में product की, उससे असली जो ओवरहेड है ना वो उससे कम आया, तो आपने ज्यादा जोड़ दिया गलती से, तो उसको हम बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओवर एब्जॉर्प्शन आपका 4 सिचुएशन में हो सकता है। पहली सिचुएशन होती है जब आपका एस्टिमेटिंग में गलती हो जाए, भाई गलत आपने एस्टिमेट कर लिया। ठीक है, दूसरी सिचुएशन होती है जब आपने अपना जो प्रोडक्शन है वो गलत एस्टिमेट कर लिया, तो सीधी सी बात है अंडर एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब आपने प्रोडक्शन को गलती से ज्यादा एस्टिमेट कर लिया था, भाई मेरा 5000 होगा लेकिन हुआ असल में 3000। ओवर एब्जॉर्प्शन बिल्कुल उल्टी सिचुएशन, आपने सोचा था 3000 लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 5000। तो अगर मान लीजिए मेरे ओवरहेड है 5000, मैंने सोचा था कि एस्टिमेट लगाया था कि 3000 प्रोडक्शन होगा, तो मेरी जो पर यूनिट ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन होना था 1.6 समथिंग रुपीस के हिसाब से होना था। असल में मेरा प्रोडक्शन हुआ 5000 यूनिट का, तो यानी एक्चुअल जो मेरे ओवरहेड आए वो आया 1 रुपया, जबकि मैंने 1.6 जोड़ा, जबकि जोड़ना चाहिए था 1, एक्चुअल तो ये है, तो इसे हम बोलेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऐसे ही सीजनल फ्लक्चुएशन जब होती है ओवरहेड में टाइम टू टाइम, उसकी वजह से ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। जैसे नॉर्मली 2 रुपए मेरा ओवरहेड आता है और मैं 2 रुपए उसमें ऐड करती हूँ। ठीक है, पर सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से कि दो दो महीनों में सिर्फ 1 रुपया ओवरहेड आया, लेकिन मैं जोड़ रही थी पूरे 12 महीने का 2 के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा ओवर एब्जॉर्प्शन। अब कुछ और भी हो सकता है, भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी में आपका इंक्रीज डिक्रीज की वजह से भी ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सकता है। तो ये 4 वजह हैं जिसकी वजह से आपका ओवर एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन है इसकी, तो इसकी अकाउंटिंग करने के मेनली 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम इसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अगर आपका ये जो भी अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का जो भी आपका बैलेंस है, ये थोड़ी कम अमाउंट निकलती है, तो हम उसे क्या करते हैं, सीधा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है ये। और अब देखो, एक्चुअल ओवरहेड थे 10,000, जबकि हमने जो एस्टिमेट लगा के एब्जॉर्ब किया, मतलब जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स ने या जो हमने जोड़ा उनकी कॉस्ट में, वो था 12,000। ये जोड़ा हमने, ये ठीक है कॉस्ट में, और एक्चुअल आया इतना, तो ये ओवर एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, 2000 का जो बैलेंस है ये ओवर एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि ये ओवर एब्जॉर्ब किया है आपने, तो आपको आपका जो प्रॉफिट है इससे थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में इतना नहीं आया। ठीक है, जितना आपका घटना चाहिए था उससे ज्यादा घटा दिया गलत, तो एक्चुअल उतना नहीं घट रहा, तो आप उसका प्रॉफिट आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये उल्टा कर दें कि एक्चुअल आपका आया है 12,000 ओवरहेड, लेकिन आपने 10,000 समझ के उसको जोड़ दिया आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में,
2000 रुपए कम जोड़ा, तो इससे क्या होगा, डेबिट साइड में दिखाएंगे हम इसे, आपका प्रॉफिट 2000 से कम हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में आपके ओवरहेड 2000 ज्यादा आए थे, और ओवरहेड से प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि सेल्स में से सारी कॉस्ट के साथ ओवरहेड भी माइनस होता है, फिर प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये कि हम इसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दें। ये हम तब करते हैं जब जो आपका ओवरहेड, ये जो अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन जो भी आपका निकला है, जैसे 2000 निकला था यहाँ पे, ये थोड़ा सा कम होता है अमाउंट, इसकी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि हम इसे सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। देखो क्या होता है, कई बार हमारा जो, वैसे तो हमारा 1 ईयर का प्रोजेक्ट होता है, 1 ईयर में कितने प्रोडक्ट बनाए, 1 ईयर में क्या किया, पर मान लीजिए कोई आपका काम ऐसा है जो 1 ईयर से ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, 2 साल 3 साल काम चल रहा है, और उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो भी है वो 3 साल बाद मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो 1 साल में वो बिल्डिंग 50% खड़ी होगी, तैयार कर दिया आपने, दूसरे साल में वो और 25% बन के तैयार हो गई, और तीसरे साल में वो आखिरी का जो 25% है वो भी बन के तैयार हो गई, मतलब पूरी 100%। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट तो आपको तीसरे साल मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपका वो अंडर आप जो भी आप निकालोगे कॉस्ट, वो हर साल निकालोगे, तो आपको हर साल अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन ऐसे मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, क्या लगा लो आपने पहले साल ही आपने सारा जो है अपना एस्टिमेट लगाया था, अभी 3 साल में इतने ओवरहेड मेरे होंगे। ठीक है, इस यहाँ पे आपने कोई एस्टिमेट लगा लिया था, तो प्रोडक्ट क्योंकि आपको 3 साल के बाद मिलेगा, तो आप जो भी टोटल आपका अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन जो भी बैलेंस आया है, उसे पहले ही साल के प्रोडक्ट में टोटल आप नहीं लगा सकते। जैसे अपना 2000 आया था, तो मान लो ये 2000 का अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ था, पहले साल में ही जो सिर्फ 50% आपका प्रोडक्ट फिनिश हुआ है, इसके अंदर पूरा का पूरा 100% ये अंडर एब्जॉर्प्शन का या ओवर एब्जॉर्प्शन का बैलेंस आप इसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, और आखिरी में जब हमारा प्रोडक्ट पूरा 100% बन के तैयार हो जाता है, फिर उसकी कॉस्ट में हम इसको इसकी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, जो तीसरा तरीका है हमारा, वो है सप्लीमेंट्री रेशो की बेसिस पे। सप्लीमेंट्री रेट्स के बेसिस पे। ठीक है, सप्लीमेंट्री रेट्स के बेसिस का मतलब क्या होता है, हम किसी बेसिस पे किसी रेट के अकॉर्डिंग पर यूनिट या कैसे भी 3 पार्ट्स में इस अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन को बांटते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वो काम जो अभी चल रहा है, क्योंकि जो आपका ओवरहेड है वो आपका इससे संबंधित होगा, जो काम अभी आपका प्रोडक्ट वर्क इन प्रोग्रेस में, जैसे वो 3 साल का प्रोजेक्ट था, तो वो दूसरे साल में पहले साल में वो वर्क इन प्रोग्रेस था। दूसरा फिनिश्ड स्टॉक, ठीक है, और तीसरा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब सेल करने पे जो आपकी कॉस्ट आई है। ठीक है, ओके, सेल किसकी करते हो आप, फिनिश्ड गुड्स की। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे वो 2000 अंडर एब्जॉर्प्शन आया था, ठीक है, इसको किसी बेसिस पे कुछ इसमें, कुछ इसमें, और कुछ इसमें बांट देंगे। ठीक है, अब मेन हमारे दो ही तरीके हैं, पहला जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला था, और एक ये। अब मान लो ये अंडर एब्जॉर्प्शन है, मतलब आपने कम ओवरहेड घटाया था, जबकि आपको दो ज्यादा घटाना चाहिए था, तो 2000 जब आपने कम ओवरहेड घटाया, तो आपका प्रॉफिट 2000 बढ़ के आया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को 2000 से कम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मान लो हमने इसे बांटा, तो यहाँ आए आपके 600, यहाँ आए 600, ठीक है, और यहाँ आए 800, ऐसे बटाइए। अब अगर आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते तो आपका प्रॉफिट 2000 रुपए से कम हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे सप्लीमेंट्री रेट्स के बेसिस पे बांटते हो, तो आपका प्रॉफिट सिर्फ 800 रुपए से कम होगा। क्यों, अगर आपको याद हो, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या जिसे हम कॉस्ट ऑफ सेल भी बोल देते हैं, ये होता है आपका ग्रोस प्रॉफिट। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 800। तो जब आप प्रॉफिट निकालोगे, तो उसमें से सिर्फ 800 घटेगा, लेकिन यहाँ पे पूरा 2000 घटता। ठीक है, ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, ये वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट में ऐड होगा, और ये फिनिश्ड स्टॉक की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हमने बेचे नहीं है, तो सेल वाले में से हम इसको घटा नहीं सकते, हम सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को घटाएंगे जो हमने एक्चुअल में सेल किए हैं। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट सिर्फ 800 रुपए से कम होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री रेट्स। ओके, सो अब हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, दो इसके दो इलस्ट्रेशन है, 13 14।
सबसे पहले 30th इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो 13th इलस्ट्रेशन में क्या है, शशांक लिमिटेड है जिसने एक कोस्ट सिस्टम है इसका ये। ठीक है, प्रीडिटरमिन्ड रेट्स के अकॉर्डिंग इसने अब्जॉर्ब कर लिया है सारे ओवरहेड्स को। अब हुआ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग थे। अब ये ओवरहेड कुछ भी हो सकते हैं, सेलिंग के भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के भी हो सकते हैं, ऑफिस के भी हो सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी फैक्ट्री के ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। एक्चुअली जो स्पेंट आपने किया है, एक्चुअल जो आपका खर्चा आया है वो है 3,40,000 एक्चुअल खर्चा। लेकिन जो आपने एब्जॉर्ब किया यानी अपनी कॉस्ट में ऐड किया अनुमान लगा के एक्चुअल निकलने से पहले, वो था 3 लाख। कम ऐड किया कॉस्ट में, ठीक है, इसका 40,000 से, यानी ये है आपका अंडर एब्जॉर्प्शन। जितना आपने एक्चुअल खर्चा सॉरी जितना आपने कॉस्ट में ऐड किया था, अगर वो कम है एक्चुअल से तो इसे हम अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, 40,000 अंडर एब्जॉर्प्शन है। अब आपको 3 चीजें चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको कॉस्ट ऑफ सेल भी बोलते हैं, स्टॉक इन प्रोग्रेस। ठीक है, आपको दोनों मेथड्स की मदद से इनको जो है बांटना है। तो दोनों मेथड कौन से, सबसे पहला हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेते हैं। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं करना, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000 यहाँ चला जाएगा और प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड आता है सप्लीमेंट्री रेट्स। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री रेट्स क्या होगी, किस रेशो में बटना चाहिए, ये इन तीनों में बट रहा है और कोई बेसिस आपको दे नहीं रखा, तो इन तीनों के रेशो में ये बट जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री में हम बांटते भी इन्हीं में है, कॉस्ट ऑफ सेल में, वर्क इन प्रोग्रेस में और तीसरा फिनिश्ड में। ठीक है, जो बिका नहीं है अभी, सिर्फ रखा है। सो कॉस्ट ऑफ सेल आपको इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 6,72,000। वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 1,92,000 और वर्क इन प्रोग्रेस है 96,000। ठीक है, और फिनिश्ड गुड्स आपको दे रहा है 1,92,000। इनके रेशो में बटेगा, तो इन तीनों का टोटल अगर मैं कर लेती हूँ तो ये आता है आपका 9,60,000। तो ये जो 40,000 है ये इस रेशो में बट जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा 40,000 बटे 9,60,000 में 6,72,000, 28,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा 28,000, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस का निकालोगे, इसका निकाल लोगे। ठीक है, तो इसमें आएगा 8,000 और इसमें आएगा 4,000। अब अगर आप इस मेथड की मदद से करते हो तो जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो आपका सिर्फ प्रॉफिट 28,000 से कम होगा। ठीक है, ये उनकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ये तो अभी बन ही रहा है और ये अभी आपने बेचा नहीं है, तो सिर्फ ये आपके प्रॉफिट में से कम होगा कि सेल करने में जो आपकी कॉस्ट है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट निकालते हो तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल पहले आप 6,72,000 घटा रहे थे, अब आप 28,000 और घटा दोगे। ठीक है, तो इस केस में प्रॉफिट सिर्फ 28,000 से कम होगा, इस केस में पूरे 40,000 से। अब हम देखते हैं जो दूसरा वाला इलस्ट्रेशन है अपना, लास्ट इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर का 14th। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। टोटल ओवरहेड एक्सपेंस है एक फैक्ट्री के 5,15,000। नॉर्मल वर्किंग फैक्ट्री है हमारी। ठीक है, और प्रोडक्शन में जो ओवरहेड रिकवर हुए हैं यानी जो आपने एब्जॉर्ब करवाए हैं, जो आपने ऐड करे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से, वो है ₹1.5 पर आवर। तो पर जो हमारे बेसिस होते हैं आपको याद होगा, आवर वर्कड, वेजेस, लेबर, इस तरीके से। तो हमने आवर वर्क के अकॉर्डिंग ₹1.5 के हिसाब से अपना प्रोडक्शन में एब्जॉर्ब करवाए हैं। ठीक है, एक्चुअल आवर है आपके 2,90,000। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय रेट, यही करते हैं। ठीक है, अब हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक्स, कैसे करोगे, अज्यूमिंग कि 3900 यूनिट प्रोड्यूस करी थी, उसमें से 3500 आपने सेल करी है, लेकिन इनके अलावा भी 100 यूनिट ऐसी थी जो वर्क इन प्रोग्रेस में थी। अब इसको बांट लो, क्या कहना चाहता है, 3900 यूनिट प्रोड्यूस हुई, बन के तैयार, इसमें से आपने 3500 बेच दी। ठीक है, ये है आपकी सेल। 400 नहीं बिकी है फिनिश्ड गुड्स, लेकिन इनके अलावा 100 ऐसी थी जो वर्क इन प्रोग्रेस है। तीनों हो गई, इतनी सेल हुई, इतना फिनिश्ड गुड बचा हुआ है हमारे पास स्टॉक, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और 100 हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, बट गई तीनों चीजें। आपने ये पाया इन्वेस्टिगेशन करते हुए कि जितना भी आपका यहाँ पे ओवरहेड का जो डिफरेंस निकलेगा, उसमें से 50% इस वजह से था क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर बढ़ गया। मतलब आपने जैसे
जो भी आपने ओवरहेड चार्ज करा, ठीक है, जो आपने रिकवर करा, ओके, आपने जो एक्चुअल ओवरहेड आए उस टाइम पे क्या आपने ये माना था, मान लो कि मेरी इनडायरेक्ट मटेरियल इतना होगा, कुछ भी मान लो ए होगा और इनडायरेक्ट लेबर बी होगा, जोड़ा आपने, जो भी आपका सारे ओवरहेड जोड़ जाड़ के आपका कुछ बैलेंस आया, ठीक है, आपको लगा हाँ इतना मेरा ओवरहेड है। लेकिन एक्चुअल में जब आपने ओवरहेड कैलकुलेट करे तो आपको पता चला कि आपका ओवरहेड जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो ए नहीं है, वो 2A है, मतलब इससे भी दुगना है, और जो लेबर है वो भी ज्यादा है इससे, जो आपने अनुमान लगाया था। इस वजह से आपका जो जितना भी आपका डिफरेंस आया है एक्चुअल में और एस्टिमेटेड, उसका 50% इस वजह से हुआ, ठीक है। बाकी का जो 50% है वो इस वजह से अनएब्जॉर्ब रहा कि डिफरेंस आया क्योंकि फैक्ट्री की इनएफिशिएंसी हो गई थी, ठीक है, फैक्ट्री आपका पूरी तरीके से एफिशिएंटली नहीं चल रही थी। इसको मैं और भी क्लियर तरीके से आपको समझाती हूँ। ओके, देखो, ओवरहेड रिकवर्ड इन प्रोडक्शन का मतलब है जो एब्जॉर्ब हुए आपके कितने थे, 1.5 रुपए पर आवर, 1,90,000 आवर, ठीक है, गुणा में 1.5 रुपए, यानी 4,35,000। इतने रुपए आपने एस्टिमेट लगा के, अनुमान लगा के ओवरहेड्स अपनी टोटल कॉस्ट में ऐड किया। फिर आपने एक्चुअल ओवरहेड कैलकुलेट करे, साल खत्म हो गया, आपको पता चल गया एक्चुअल में कितने ओवरहेड हुए, आपने सबको कैलकुलेट किया, जोड़ा, तो आपने पाया कि एक्चुअल में आपके ओवरहेड थे 5,15,000। अब आप देखोगे कि भी मैंने तो भाई 4,35 जोड़े अपने कॉस्ट में, मेरा एक्चुअल में जो ओवरहेड के नाम का खर्चा है वो तो 5,15,000 का है, यानी आपने कम ओवरहेड जोड़े, अंडर ऑब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। कितना अंडर एब्जॉर्प्शन है, 80,000 का। ये आपके अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, जो आपके एब्जॉर्ब नहीं हुए, ये 80,000, ठीक है। ये कहना चाहता है कि इस 80,000 का 50% यानी 40,000 इस वजह से डिफरेंस आया क्योंकि आपके इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर ज्यादा थी। मतलब जब मैंने जब ये 4,35,000 निकाला, मैंने अनुमान लगा के निकाला भाई इतना इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, इतना इनडायरेक्ट लेबर होगा, इतना ये सेलिंग का ओवरहेड होगा, इतना मेरा ऑफिस का ओवरहेड होगा, जोड़ जाड़ के 4,35,000 मैंने निकाल लिया। असल में आया 5,15,000। क्यों आया? क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल का जो मैंने अनुमान लगाया था, असल में इनडायरेक्ट मटेरियल पे उससे ज्यादा खर्चा हुआ, और इनडायरेक्ट लेबर का जो मैंने अनुमान लगाया था, असल में इनडायरेक्ट लेबर पे उससे ज्यादा मेरा खर्चा हुआ। इस वजह से मेरा ये बढ़ गया, जो एक्चुअल जो मेरा आया वो ज्यादा आया मेरे अनुमान से, ठीक है। और वो डिफरेंस था सिर्फ 40,000 का, मतलब टोटल जो 80,000 का ये डिफरेंस है, 80,000 जो मेरा ज्यादा आया ओवरहेड, उसमें से सिर्फ 40,000 का रीजन था ये इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल का एक्चुअल खर्चा ज्यादा होना। बाकी का जो 50% है उसका रीजन ये था कि मेरी फैक्ट्री इनएफिशिएंट थी। मतलब जितनी एफिशिएंसी के साथ, जितनी योग्यता के साथ मेरी फैक्ट्री चल सकती थी, उतनी एफिशिएंसी के साथ वो नहीं चल पाई, जिस वजह से मेरा 40,000 का ओवरहेड बढ़ गया, ठीक है। करना कैसे है, जो आपका इनएफिशिएंसी की वजह से बढ़ा है इसको आप कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में डालोगे सीधा सीधा, ठीक है। हम इसको देखेंगे जो इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल की वजह से एक्चुअल ओवरहेड हमारा ज्यादा आया है, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। अंडर एब्जॉर्प्शन को जब हम बांटते हैं तो 3 चीजों में बांटते हैं, सप्लीमेंटेड रेट्स के उसमें, कॉस्ट ऑफ सेल में, वर्क इन प्रोग्रेस में और फिनिश्ड स्टॉक में। ये तीनों ही चीजें प्रोडक्शन से संबंधित है, क्योंकि तीनों में ही आपका यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ सेल, किसको बेचने की लागत, गुड्स को बेचने की लागत, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस में गुड्स, फिनिश्ड स्टॉक किसका, फिनिश्ड स्टॉक गुड्स का, और ये इन सब में लगता है मटेरियल या लेबर, और ये सिर्फ मटेरियल और लेबर की वजह से जो ज्यादा खर्चा हुआ आपका वो सिर्फ 40,000 है, ठीक है। तो सिर्फ इसको बांटेंगे हम इन तीनों में, क्लियर। अब इन तीनों में हमें इसे बांटना है तो हमें एक रेट भी निकालनी पड़ेगी पर यूनिट, ठीक है। वो पर यूनिट रेट कैसे निकलेगी, वो हम प्रोडक्शन के हिसाब से, जैसे 3900 टोटल यूनिट, 3900 यूनिट तो आपकी प्रोड्यूस हुई, ये तो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के तैयार, लेकिन 100 आपका वर्क इन प्रोग्रेस में था, तो टोटल जो आप काम कर रहे थे वो कर रहे थे 4,000 का, 100 आपका बन रही थी, 3900 बन के तैयार हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 40,000 का हमारा ये है टोटल खर्च से इस 4,000 से कर देंगे,
यूनिट कॉस्ट आ गई आपकी 10 रुपए। ठीक है, कितनी यूनिट्स आपकी इसमें अवेलेबल है? फिनिश स्टॉक में शुरू में निकाला था, देखो 3900 बन के तैयार, 3500 बेची, सेल कितनी होगी? 3500 यूनिट्स की। 100 वर्क इन प्रोग्रेस में है और फिनिश स्टॉक कितना बचा है? ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है। फिनिश स्टॉक होता है फिनिश्ड, जो बन के तैयार है। 3900 बन के तैयार था, 3500 बेच दी, हमारे पास कितना बचा? 400। तो फिनिश स्टॉक में हो गया 400। इसे हमने इसीलिए टोटल ओवरहेड को इन यूनिट्स में बांटा है, क्योंकि हमारे पास बेस के नाम पे सिर्फ यही अवेलेबल है कि कितनी यूनिट्स कॉस्ट ऑफ सेल किया, मतलब कितनी सेल करी, कितनी वर्क इन प्रोग्रेस में, कितनी फिनिश्ड में। ठीक है, रेट को हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको याद हो तो देखो वही फॉर्मूला है, टोटल ओवरहेड 40,000, टोटल बेस, बेस क्या है हमारे पास से, एक ही चीज है बेस के नाम से, यूनिट्स। ये हमें जिनमें बांटना है उनकी हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल है। टोटल बेस से डिवाइड करा, रेट आ गई। बेस तीनों जिसमें भी बांटना है, तीनों में बेस का जितना हिस्सा है, टोटल बेस है 4000, इसका 3500 इसका, 100 इसका, 400 इसका, उससे रेट को मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया 35,000, ये आ गया 4000, सॉरी 1000, और ये आ गया 4000। ठीक है, अब यहाँ जो 40,000 है, जो इनएफिशिएंसी की वजह से आपका ओवरहेड बढ़ के आया, ये आपने P&L अकाउंट में चार्ज किया, प्रॉफिट आपका 40,000 से कम होगा। यहाँ पे प्रॉफिट आपका कम होगा 35,000 से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल इतनी है। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ से 35 से कम होगा। तो इस तरीके से हम करेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की ट्रीटमेंट। ओके, सो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 8 खत्म हो जाता है। इसके बाद में एक मशीन आवर रेट वाला और निकाल के दिखाऊंगी। मशीन आवर रेट का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और यूनिट वाले के लिए टाइम बचता है तो यूनिट वाला भी कर लेंगे हम, नहीं तो मैं कोई ना कोई आपके लिए लेक्चर वीडियो जरूरी डालूंगी उसकी। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं।